So, hello everyone, and welcome to the first lecture of निट्टो सीरीज़। तो सीजीएल मेंस के लिए हम लोगों ने निट्टो सीरीज़ स्टार्ट करी थी पिछले जो आपका एग्ज़ाम था उसमें भी, और ये निट्टो 2.0 है, यानी कि आपके सीजीएल 24 एग्ज़ाम के लिए। आई नो कि अभी तक सारी आपके शिफ्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं टीयर 1 के, और इसी वजह से काफ़ी लोगों की मतलब कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर अभी रुक जाइए, हमारा एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ख़त्म हो जाने दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो इस तरह के काफ़ी सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा भी ख़त्म नहीं हुआ एग्ज़ाम, हमारा भी ख़त्म हो जाएगा तो हम ज्वाइन करेंगे, तो अभी मत स्टार्ट करिए। तो अनाउंसमेंट तो खैर मैंने कर दी थी, और बाकी मोस्टली लोगों के तो हो ही चुके हैं। अब आई थिंक आज और 26 तक आपके चलने वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड तो लेक्चर आपको मिलेगा ही, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम लोग इसमें चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा बताना ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कोई हल्ला नहीं करे। कोई हल्ला वल्ला नहीं करेगा, सब शांति से रहेंगे, सबको मिलेगा, है ना। तो क्योंकि ये पहला लेक्चर है, वैसे तो मैंने जो अनाउंसमेंट वीडियो था उसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी कि इसका पर्पज़ क्या है और सारी चीज़ें। तो देखिए, ये जो निट्टो सीरीज़ है इसमें हम करने क्या वाले हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉलेज प्लस विजडम, यानी हम नॉलेज गेन करने वाले और विजडम गेन करने वाले हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स टीयर 2 यानी सीजीएल मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने जीके के लिए आपको बोला था ज़्यादा कुछ आपको नया नहीं करना है। जो भी टीयर 1 के लिए मैंने आपको करवाई थी चीज़ें, आपने कुछ भी कर रखा है, आपने एसएससी जीके बैच 2.0 से कर रखा है, आपने एफआरबी फ्री रिवीजन बैच से कर रखा है, आपने पीवाईक्यू सीरीज से कर रखा है, आपने वन शॉट से कर रखा है, जिससे भी कर रखा है, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, मंडे से फ्राइडे सिर्फ वही बार बार रिवीजन करना है, कुछ अलग नहीं होता है। मैं फिर से बता दूँ कि भाई ये टीयर 1 था और टीयर 2 में चलो टीयर 2 के लिए अब नई चीज़ें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप टीयर 2 का, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने टीयर 2 का पेपर नहीं देखा है कभी खोल के। ठीक है, तो वो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, मैं भी बढ़िया आराम से बैच बनाता और मैं बोलता कि आज अब ये बैच ले लो, ये टीयर 2 के लिए बैच है। ठीक है, सिर्फ 2 दिन लेक्चर रहेंगे हमारे, और वो निट्टो में रहेगा। इसमें क्या होगा, जो मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, आ सकता है, वो मैं यहाँ पे रखूँगा, या फिर उसके थ्रू मैं आपका रिवीजन करवाने की कोशिश करूँगा इन चीज़ों का। आप अपने खुद से तो कर ही रहे हैं, बाकी मैं अपने साइड से भी आपको कराऊंगा रिवीजन, प्लस जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है सीजीएल मेंस में वो मैं रखूँगा, प्लस साथ ही साथ अब मैं देखो कोई भगवान तो हूँ नहीं कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से जितना भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से कि ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो वो रखेंगे, उससे नॉलेज गेन करेंगे। प्लस साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के थ्रू हम विजडम भी गेन करने की कोशिश करेंगे। विजडम से मेरा मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जो हमें नहीं आ रहे हैं, या फिर उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें लग तो रहा है कि ये होगा नहीं होगा, यानी कि कैसे थोड़ा सा अपना माथा भिड़ा के कॉमन सेंस या फिर बाकी चीज़ों को यूज़ करके कैसे हम वहाँ पे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, जिसको आप तुक्का बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो। मैं निट्टो बोलता हूँ, निट्टो मतलब निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। तो ये निट्टो हम लोग यहाँ पे यही चीज़ सीखेंगे। एक तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुक्का सीख रहे हैं, मतलब नॉलेज भी गेन करेंगे, साथ ही साथ कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना होता है, कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन उसमें कर सकते हैं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो हम इस पूरी सीरीज़ के दौरान सीखेंगे। सैटरडे और संडे को ये लेक्चर्स रहा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है और क्योंकि आप में से काफ़ी लोग के अभी एग्ज़ाम बाकी हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए। 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं, उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कैसे किन क्वेश्चंस में हम निट्टो लगा सकते हैं वो लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। मेन पर्पस मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, जो अनाउंसमेंट वीडियो था, ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम 5 क्वेश्चंस में हम लगाते हैं निट्टो, या फिर आप जो भी बोल लो उसको, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो, तो उसमें आपके 3 सही हो जाते हैं, 2 गलत भी हो जाते हैं, तो मेन आप नेट पॉजिटिव में है, वो मैटर करता है। इसीलिए मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 आई थिंक अर्चित शर्मा आई थिंक नाम था, तो उसका ऑडियो भी मैंने सुनाया था उनका। ठीक है, सो दैट कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कैसे अटैम्प्ट्स इसमें इंक्रीज़ करने हैं, और जब तक आप अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आप जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि इसी वजह से ही पिछली बार मैंने आपको बताया था लोगों के 60+ मतलब झड़ी लगी थी, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगा के रखे थे, लोगों के 60+ मार्क्स आए थे इसमें, जो कि 60+ काफ़ी बड़ा नंबर होता है व्हेन इट कम्स टू जीके इन सीजीएल टीयर 2।
तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप नॉलेज भी, विजडम भी, सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन सीख लिया बस हो गया, उसको बार बार आपने अप्लाई करना होगा। मॉक का मैं शुरू में बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये पहला लेक्चर इसलिए बताना सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगले वाले लेक्चर से तो थोड़ी भीड़ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये विधि का विधान है, रीते का रिवाज है, जो मानो वो है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि मॉक की यहाँ पर मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आप कहाँ से मॉक दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, उसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार भी यही हल्ला कटा था कि सर मॉक में नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट, सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने तब भी वही बात बोली थी, यहाँ मैं आपके मॉक में नंबर बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा एसएससी के हिसाब से, जो अभी तक टीयर 2 आया है, अभी तक जो पेपर हुए हैं 2022 में, 2023 में जो एक पेपर हुआ है, उसके बेसिस पे, उसके हिसाब से जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ना कि किसी मॉक के हिसाब से। तो उसमें बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही नकार देना है सिरे से। भाई अगर आपकी पढ़ी हुई चीज़ है, मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है कि रेपो रेट बढ़ाने घटाने से क्या होता है, फिर भी आप मॉक में सवाल गलत आ रहा है, तो वो फिर आपको इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर आप देखिए कि क्यों वो गलत हो रहा है, जो आपने चीज़ पढ़ी है उस सेंस में मत नेगेट कर देना हर चीज़ में कि भाई सर ने तो बोला था कि मॉक में नंबर बढ़े या घटें, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको देखना है कि आपकी पढ़ी हुई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मॉक में भी सेम चीज़ को अप्लाई करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ लें उसको, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। मेन है कि एसएससी के लिए हमें स्कोर करनी है चीज़ें, ठीक है। हैविंग सेड दैट लेट अस स्टार्ट। 15 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। करिए क्वेश्चन स्कोर। मैंने यहाँ पे थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और आहिस्ते से करेंगे, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। कारण इसका ये भी है कि आप चीज़ों को कर चुके हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप सारी चीज़ें जानते हैं, यहाँ पे आप मैक्सिमम चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जानते हैं। एक तो हम रिवीजन कर लेंगे, प्लस कैसे आहिस्ते से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पे वहाँ पे कोई ब्लंडर नहीं करना है, गलत नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। चलो, और जिनको डिटेल में कि सर ये करें वो करें, तो मैंने अनाउंसमेंट वीडियो डाला था, प्लीज़ उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप 15 क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे। अगर कुछ डाउट होगा आपका, मतलब अदर दैन क्वेश्चन रिलेट, तो वो आप लास्ट में पूछेंगे। क्वेश्चन वाला आप डाउट पूछेगा जब मैं आपसे बोलूँगा। तो चलिए इसको अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। आहिस्ते से अटैम्प्ट करिए इसको ढंग से। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंडन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस। सही स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा हम बोल सकते हैं? देखो, जब भी स्टेटमेंट वाला सवाल आए मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवालों में ऑप्शन एलिमिनेशन का स्कोप बढ़ जाता है, क्वेश्चन सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सीधे मैं आपसे पूछ लूँ कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और 4 ऑप्शन रख दूँ, ये तो सवाल मान लेते, ये तो सवाल आसान है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जिसे नहीं पता, तो क्या ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे करोगे तुम? कोई स्कोप नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एक स्टेटमेंट भी तुमने एलिमिनेट कर ले गए, जैसे कि अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को देखूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जबकि हम ये चीख चीख के बार बार इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आई थिंक सेम है, लेकिन यहाँ इससे थर्ड स्टेटमेंट इससे देख लेना इंग्लिश वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भारत सरकार अधिनियम आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जरा कमेंट में पहले तो ये बताइए, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 का, इसको हम और किस नाम से जानते थे? तो इसने क्या किया था, इसने प्रोविंसेस में डायरकी लाया था, प्रोविंसेस में डायरकी लाया था, प्रांतों में ये द्वैध शासन लेके आया था। डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब देखो, जैसे आज हम पढ़ते हैं 7th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, 7वीं अनुसूची, उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो उसका प्रिवेल करेगा, ये हमें पता है। ऐसे ही उस समय होते थे, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट होते थे जिसपे सेंटर का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते थे। प्रोविंसेस में डायरकी लाने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। इसका मतलब यही होता है डायरकी, ठीक है, द्वैध शासन। तो हमने ये पढ़ा था। फिर हमने ये चीज़ पढ़ा था कि ये जो है सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था, द्विसदनीय विधानमंडल लाया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फिर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इन्हीं सेम चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एकदम रिवर्स कर दिया गया था। कैसे? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी,
स्वायत्तता दे दी गई थी। यहाँ से डायरकी को एबॉलिश करके, डायरकी को यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरह से, और इनको ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वायत्तता। और जो सेंटर है उसमें डायरकी को इंसर्ट कर दिया। डायरकी को कहाँ पे ले आए? सेंटर में ले आए, यानी कि जो GOI 1919 ने किया उसको एकदम रिवर्स कर दिया इसने। प्लस सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था ये GOI 1919, ये जो है GOI 1935, ये प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। सारी में नहीं, 6 में दे दिया, टोटल 11 थी, उनमें से 6 को दिया इसने। तो ये चीज़ हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, इट फेवर्ड दिस, ये तो लाया ही था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, आंसर अपने आप आ गया। चाहे आपको भले फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट का कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप सवाल को सही कर सकते थे। दूसरी बात और क्या यहां से सीख सकते हैं? गवर्नर वॉज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोविंस। गवर्नर को कुछ भी पावर नहीं थी। ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड है। ये आप धीरे धीरे सीखेंगे कौन कौन से एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं। एक्सट्रीम कीवर्ड्स में आपके आते हैं जैसे कि नन, नेवर, ऑलवेज, ऑल। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, जो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देते हैं। अगर एक भी पावर दे दी गई होगी, इसके पीछे का मतलब लॉजिक क्या है कि क्यों एक्सट्रीम कीवर्ड वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं जनरली, हमेशा नहीं। क्योंकि अब ये ऐसे अगर मैं बोल दूं यहाँ एनी, नन, नेवर, अगर मैं ये स्टेटमेंट फेंक के मार दूं कि भाई हमेशा गलत होते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी ना होगा कि बस ये तुमको ये देखना एनी नन है, बस तूने गलत मार दिया। नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। पर लॉजिक इसके पीछे का ये कि अगर एक कुछ भी पावर गवर्नर को मिली होगी तो अपने आप स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, और ये गलत है भी। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपने यहाँ से सीखी कि किस तरह से जब भी स्टेटमेंट वाला होता है तो आपको एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम सबसे कमज़ोर कड़ी पकड़नी है उसकी, कि कौन सा गलत होगा ही होगा, कौन सा सही होगा ही होगा। डाउट वाले मत जाओ कि यार ये हो, पता नहीं यार ये पढ़ा तो लग रहा है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। कोई ऐसा तुम्हें स्टेटमेंट मिलेगा जो या तो एकदम गलत होगा या तो एकदम सही होगा पक्का, उसके बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेशन करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने ये विजडम गेन करी और ये नॉलेज गेन करी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसको कि हम क्या जानते, किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से, ठीक है। इसको हम इस नाम से जानते हैं, ठीक। और इसमें क्या आया था, डायरकी कहाँ पे लाई गई थी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पे लाया गया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर इतनी चीज़। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की अगर बात आई ही है तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है वो सेटअप करने की बात इसने कही थी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन, पूरा संघवाद इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था क्योंकि प्रोविंसेस जो हैं वो लोग कभी इसमें एग्री नहीं करी थी, इसलिए कभी नहीं आ पाया था ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के रिगार्डिंग हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो संरचनात्मक भाग है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो हमने यहीं से बोरो किया है। मोस्टली मेजॉरिटी पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही निकल के आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? चलो, एलिमिनेशन से CDS2 निकल गया। हाँ, CDS2 का रिजल्ट आ चुका है और आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस धड़ाधड़ आ रहे हैं कि हमने क्लियर कर लिया, बढ़िया बात है। चलिए, तो वाइटामिन्स की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो वाइटामिन्स को सबसे पहले नेमिंग किसने करी थी? हाँ, वाइटामिन्स की नेमिंग किसने करी थी, नामकरण किसने किया था और कब किया था? वाइटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम 2 कैटेगरी में, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं तो हम रिवीजन भी कर रहे हैं यहाँ पे साथ साथ, ठीक है, कि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो पानी में घुल जाते हैं वो होते हैं BC, योर फेवरेट वर्ड विच यू यूज विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। फैट सोल्यूबल की अगर बात करें तो कीड़ा, KEDA, ये है आपका फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। नेमिंग करी थी 1912, 1912 में ही। कुछ और भी हुआ था हिस्ट्री में, क्या हिस्ट्री में कुछ हम लोग पढ़ते हैं 1912 में कुछ हुआ था, तो कैश्मीर फंक ने नेमिंग करी थी। तो 1912 में ही कैपिटल शिफ्ट हुई थी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था तीसरे दिल्ली दरबार में, जो कि किंग जॉर्ज V के कोरोनेशन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था बाय हार्डिंगे द सेकंड,
है ना, आपको पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और आगे देखेंगे भी जब इस तरह का सवाल आएगा। तो और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी 1911 में और 1912 में शिफ्ट हो गई थी। अब यहाँ पे वाइटामिन पे आते हैं, तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे कौन एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देता है, तो वाइटामिन के है। ये जो के का नाम के क्यों पड़ा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ वाइटामिन क्यों नहीं है, जी क्यों नहीं है, एच क्यों नहीं, सीधे के क्यों टपक पड़ा के, क्योंकि के का मतलब होता है कोगुलेशन, और कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना किसी चीज़ का। तो जब घाव लग जाता है कहीं पे तो खून का थक्का जम जाता है कि सो दैट ज़्यादा ब्लड जो है ना निकले, तो वाइटामिन के की कमी हो जाएगी तो ज़्यादा ब्लड निकल आएगा, इट कैन बी फेटल ऑल्सो। ठीक है, वाइटामिन, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्यूनॉन, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन ए की जब हम बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। कैसे याद रखते हैं, रात में दिखता नहीं है ना, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो रेटिनॉल रात में नहीं दिखता है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको कि हम ज़ेरोप्थैल्मिया, भी ध्यान रखना इसमें, ज़ेरोप्थैल्मिया नाम की डिजीज़ हो जाती है इसमें। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी एक तरह का क्या है, एक तरह का ये हार्मोन भी है। विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और इसी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन, मतलब ये इसको हम हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कैल्शियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिकेट्स जब बीमारी होती है तो ये बोन्स को ही सीधे अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि बोन्स वीक या सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, तो ये हो जाता है। और विटामिन डी जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब मेनली विटामिन डी कहाँ मिलता है हमें, तो विटामिन डी हमें तो सबसे प्राइमरी सोर्स है सनलाइट, इसीलिए बोला जाता है कि जो सुबह की धूप है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनी चाहिए डेली बेसिस पे हमारी बोन हेल्थ के लिए। और न सिर्फ बोन हेल्थ के लिए बल्कि जो हमारी सर्केडियन रिदम्स होती हैं, जो हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो भी अच्छा हो जाता है विटामिन डी की से। ठीक है, तो सनलाइट हो गया, प्लस और क्या, और हमारा जो फिश ऑयल है उसमें भी हमें देखने को मिलता है डी। ई क्या होता है, ई की जब हम बात करते हैं तो ई को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से हो जाता है जिसको हम बांझपन बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है, जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, जो अंकुरित चने वगैरह, तो वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होते हैं, मेन सोर्स होते हैं। यहाँ पे हमारा विटामिन सी बच गया है, तो सी की जब हम बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी मतलब कि जो हमारी स्किन में रैशेस पड़ जाना, ब्लीडिंग गम्स का अगर कभी पूछ ले कि ब्लीडिंग गम्स का जो प्रॉब्लम होता है वो किस विटामिन की वजह से होता है, तो ब्लीडिंग गम का जो प्रॉब्लम होता है वो भी आपका विटामिन सी की वजह से होता है। और जब हम किसी फूड को कुक करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें विटामिन सी लूज़ हो जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई सभी को। और विटामिन सी आपको जो है सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंडियन गूसबेरी दैट इज़ आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए, तो उसमें देखने को मिलते हैं। क्या यहीं पे हम विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस को भी डिस्कस करने लगे, हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं। ये विटामिन बी है, इसके कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं जरा ये बताइए, नंबर कितना होता है, तो B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12। तो टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया, तो B1 2 3 5 1 2 3 5 6 वाला नहीं है ना, B6, तो यहाँ पे B6 भी बीच में दबा लो इसको, ठीक है। तो टोटल 8 यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे, 12 नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। B1 को हम किस नाम से जानते हैं, थाइमीन, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है जरा कमेंट में बताएंगे जल्दी से। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। सवाल बना था CGL मेंस में 2022 में कि इनमें से सबसे पहला कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया गया था, तो B1 को डिस्कवर किया गया था, देन B2 को, B3 को। सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, जैसे विटामिन ए सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, देन बी, देन सी, देन डी, इस तरह से। तो B3 की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं नाइसिन। B5 को अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड। B6 की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। B7 की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बायोटिन। B9 की अगर बात करें तो इसको फोलिक एसिड या फिर फोलेट, जो भी आप बोलो, फोलिक एसिड। और B12 की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन। अब डिजीज़ सबकी नहीं पूछता है, सिर्फ कुछ की पूछता है, जैसे कि
जैसे कि वो थायमीन का पूछेगा, तो थायमीन से ध्यान रखना, इसकी इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा नाम का डिजीज़। पेलाग्रा में क्या होता है, तो पेलाग्रा को ध्यान रखिएगा, इसको हम जानते हैं 3D डिजीज़ के नाम से। इसको हम जानते हैं 3D डिजीज़। 3D डिजीज़ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें डिमेंशिया दैट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी, डर्मेटिटिस दैट इज़ आपका जो स्किन में रैशेज वगैरह पड़ जाते हैं, एंड डायरिया, वो तो आप जानते होंगे। तो ये होता है हमारे 3D हो जाता है इससे, तो 3D डिजीज़ बोलते हैं। और B9 ध्यान रखना, इससे होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जब बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो मतलब वो जो पेट में ही होते हैं, माँ के पेट गर्भ में, तो वहीं पे ही इनको ये जो डिफेक्ट हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारे परनीशियस अनीमिया हो जाता है, परनीशियस अनीमिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अनीमिया जो है किस पर्टिकुलर हमारा एक मिनरल होता है उसकी डेफिशिएंसी से भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका CGL मेंस में पूछा गया सवाल है, ये आपका 2022 वाले में आई थिंक पूछा गया था ये क्वेश्चन कि आपका 280 में क्या आता है। सनिट्टो सीरीज़ का नोट्स बनाना है क्या विवेक दुबे जी। देखिए नोट्स का ऐसा है कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे हमेशा, ये सिर्फ GK में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है ऐसे खाली मत बैठा करो, कॉपी पेन लेके एकदम। उससे क्या होता है तो थोड़ा सा आप एक्टिव फील करते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप में से मुझे पता है कि जो लोग अगर मुझसे पढ़े हुए हैं, पहले पढ़ के Tier 1 दिए हैं, तो आप में से काफ़ी लोग के काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी। जो भी चीज़ आपको नई लगे वो लिख लो, सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको जो चीज़ें नई लग रही हैं कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये अब इसमें से हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग सारी चीज़ें जानते हों। अगर आपको मान लो कि ये नहीं पता था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला, तो ये आप अलग से लिख लीजिए, उसको सप्लीमेंट कर लीजिए। फिर से नोट्स बनाएंगे तो वो आप फिर किन नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर से नोट्स मत बनाइएगा, आप वही नोट्स को रिवाइज़ करेंगे जो पीछे थे। अगर जहाँ पे मान लेते हैं आपका वाइटामिन वाला सेक्शन है, या फिर आप क्लास के जो हैंडरिटन नोट्स हैं बैच के उसमें पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को सप्लीमेंट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर आपको कुछ बताया है ये चीज़ की एक्सट्रीम कीवर्ड थोड़े से वो होते हैं, तो उसको कहीं पे नोट कर लो, कहीं पे पन्ने में एक पेपर अलग से कहीं पे सेक्शन बना लो, ट्रिक्स करके सेक्शन, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन करके, है ना, कि निट्टो टेक्निक्स करके सेक्शन बना लो, और उसमें ये चीज़ें लिखते जाओ कि भाई इस तरह में मुझे ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम कीवर्ड कहीं पर दिखता है तो थोड़ा सा ढंग से उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको एक अलग जगह नोट करते रहिए, फिर से आप स्क्रैच से सारी चीज़ें मत बनाइए, नहीं तो फिर आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैं किससे पढ़ूँ बाद में, ठीक है। तो आर्टिकल 280 ये एडवोकेट जनरल क्या होता है, तो जैसे आपने नाम सुना होगा अटॉर्नी जनरल, है ना, आप सभी लोगों ने सुना होगा अटॉर्नी जनरल, हम लोगों ने पढ़ा है अभी Tier 1 के लिए खूब पढ़ा है अटॉर्नी जनरल के बारे में। क्या पढ़ा है इसके बारे में, तो पहली बात तो ये आर्टिकल नंबर 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में, इसमें 4 क्लॉजेज हैं, 1, 2, 3 और 4। ये क्या बोलते हैं, पहला वाला तो इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसकी जरा बताइए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज व्हाट, ये भी बताइए। दूसरा क्या है, दूसरा है कि इसकी ड्यूटी दी है, कि ड्यूटी इसकी ये है कि गवर्नमेंट को इसको एडवाइज करना है, एडवाइस देना है लीगल मैटर्स पे, लीगल मैटर्स में इसको एडवाइस देना है, तभी तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी इसको बोलते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है कि ही हैज़ राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं उन सब में। और चौथे में क्या दिया हुआ है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही सर्व करेगा, यानी जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देता रहेगा तब तक अपने ऑफिस में रहेगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। क्या ऑफिस से निकलने के बाद ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, हाँ या ना बताइए। तो अटॉर्नी जनरल, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अटॉर्नी जनरल पहले कौन थे हमारे, ये थे MC सेतलवाद, जो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। वैसे तो मैकोले था, थॉमस बेबिंगटन मैकोले था पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस MC सेतलवाद थे। और अभी कौन है, R वेंकटरमणी। और एक चीज़ कि काफ़ी लोग आप में से सुपर चैट करते रहते हैं बीच बीच में, तो मैं हर टाइम तो कॉमेंट सेक्शन देखता नहीं हूँ, तो कई बार आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं
है ना, पैसे भेज के, सुपर चैट करके, और वो मैं नहीं देख पाता हूँ तो आपका आंसर भी नहीं हो पाता और आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जिसको भी इस तरह से करना हो पहले तो सुपर चैट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप, जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप किसी कोई डाउट है, उस टाइम या तो पूछ लिया आप, या तो लास्ट में पूछ लिए, और फिर भी अगर नहीं, अब मतलब अगर मैं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे रश रहता है कमेंट्स का, तो लास्ट में ये चीज़ किया करो, ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। तो ये होता है सेंटर का क्या वकील होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ठीक, कितनी चीज़ ये किस आर्टिकल में है, ये 165 में है। हमें बस 89 ऐड कर देना होता है पार्ट 5 वाले आर्टिकल्स में, और हमें पार्ट 6 का सिमिलर आर्टिकल मिल जाता है। ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनको असिस्ट करने का काम करते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं। जैसे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल है उनका कोई। सॉलिसिटर जनरल कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सीवीसी क्या है? तो सीवीसी की अगर हम बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में, 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था? तो सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, यानी कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो बॉडीज़ जो हैं, जो हमारी पॉलिटिकल बॉडीज़ होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, ठीक, या तो वो स्टैट्यूटरी होगी, या वो एग्जीक्यूटिव होगी, जिसको कि हम नॉन स्टैट्यूटरी बोल देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल देते हैं कई बार, स्टैट्यूटरी, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है इनमें? तो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोई ना कोई आर्टिकल होगा, कोई ना कोई अनुच्छेद होगा उनसे एसोसिएटेड। स्टैट्यूटरी है, इसका मतलब ये होता है कि उनको किसी एक अधिनियम, एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है ना तो आर्टिकल है उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, ना किसी एक्ट के थ्रू बनी है, बल्कि सरकार ने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू उसको बना दिया। जैसे सीवीसी जो बना था, ये कोई एक्ट नहीं आया था पार्लियामेंट में, लेकिन साल 2003 में 2003 में एक एक्ट लाया गया, सीवीसी एक्ट, और तब इसको जो है एक्ट से बनाया गया। तो यानी 2003 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, पहले नहीं थी। जैसे कि अगर मैं सीबीआई की बात कर लूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो ये आपकी एक ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है, ये है आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये स्टैब्लिश होती है, बनती है 1963 में। अगेन सांता नाम कमेटी, ध्यान रखिएगा इसमें भी। और ये जो है अपनी पावर्स को किससे डिराइव करता है, अगर कभी पूछ ले तो एक एक्ट है जिसको बोलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, 1946 का। इस एक्ट से ये बना नहीं है, अपनी पावर्स को डिराइव करता है। बना होता है इस एक्ट से तो हम बोल देते हैं कि स्टैट्यूटरी है। और ये जो सीबीआई है, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। उतना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम देख रहे हैं तो ये भी मैंने सोचा आपको बता ही देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डायरेक्टर अभी कौन है इसके सीबीआई के, किसी को पता है? हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो ये अभी हैं प्रवीण सूद, करंट में डायरेक्टर हैं ये। क्लियर? फिर बाकी ऑप्शंस में क्या लिखे हुए हैं? फाइनेंस कमीशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें 5 मेंबर होते हैं, 1+4, एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। और जो चेयरमैन होता है, ही शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, इनके चेयरमैन या फिर मेंबर्स को? यस, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन, उनको उस पोजीशन पे फिर से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, बट इनको किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज़ अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, ये आर्टिकल जो 281 है, ये तो 280 है, 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। लेकिन अगर आपसे 281 पूछ ले ना, 281, या फिर पूछ ले ड्यूटीज़ किस में दी हुई हैं, तो वो 281 में दी हुई हैं। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करता है, अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करता है किसको? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, जो टेबल करता है इसको पार्लियामेंट में।
ठीक है, या फिर अपना जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को देता है, और अगर आपसे पूछ ले क्या ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, तो आंसर इज़ नो। यानी कि जो फाइनेंस कमीशन अपनी या फिर कोई भी कभी भी रिकमेंडेशन देता है ना प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट वन केस। वो क्या है? वो ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है, ये अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, तो पहले केस में तो ये बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस भेजेगा वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, इन्होंने ये बोल दिया था कि जो भी हम एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो उसको माननी पड़ेगी। जैसे प्रेसिडेंट को हम बोलेंगे इमरजेंसी लगाओ, तो उसको लगानी पड़ेगी। याद है ना आपको, इन्हीं के टाइम पे तो इमरजेंसी लगी थी 1975 में। फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। एक एक स्टेट, एक जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ पता नहीं है, और मैं भी बहुत ही सिलेक्टिवली वर्ड्स बोलता हूँ कि सो दैट कि क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, ठीक है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय थे, तो जो प्रेसिडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हुआ क्या था कि फिर 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंट लौटा सकता है, लेकिन दोबारा जो एडवाइस आएगी फिर से वो नहीं लौटा सकता है। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। बाकी दो कमीशन लिखे हुए, एक कमीशन और लिखा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो NCW है, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, ये कब बना था आपका? तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन बना था 1992 में, 1992 में, लेकिन एक्ट आया था 1990 में। तो अगर एक्ट आया था तो मुझे बता दो ये किस तरह की बॉडी है और इसकी चेयरमैन कौन है। ऐसे ही हमारा NHRC है, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। NHRC की अगर हम बात करें तो NHRC आपका बना था 1993 के एक्ट के थ्रू, और 1993 में ही बना था, और एक्ट भी 1993 में आया था। क्योंकि दोनों का ही एक्ट के थ्रू बने हैं, तो दोनों ही किस तरह की होंगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी। चेयरमैन अभी इसके भरत लाल हैं, और NCW की रेखा शर्मा जी हैं, ठीक है। इतनी चीज़। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे फाइनेंस कमीशन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे और करंट में कौन है? करंट से मेरा मतलब है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। तो पहले के आपको ध्यान रखना है KC नियोगी, और जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके अरविंद पनगड़िया। आपके लिए एक होमवर्क है, एंड दैट इज़ कि ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है, जो अपनी वर्किंग कब से स्टार्ट करेगा? 2026 अप्रैल से स्टार्ट करेगा अपनी वर्किंग को, क्योंकि तब तक 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन NK सिंह थे, उनकी रिकमेंडेशन काम करती रहेंगी तब तक, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, आगे बढ़ें, तो ये नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन भी थे। आपको आई थिंक आप सभी को पता होगा, नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया। क्लियर सर? इसका टाइम पीरियड इसका 5 साल का होता है। फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। हाँ बिल्कुल सही है, वो आपका काम है देखना, ठीक है। मैं बता देता हूँ चलो एक बार यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं है इससे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अरविंद पनगड़िया चेयरमैन हैं आपके। इसमें एक ऐसे जॉर्ज मैथ्यू करके थे, एनी जॉर्ज मैथ्यू, अजय नारायण झा, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, और एक पांडे साहब करके थे। तो ध्यान रखना, अजय नारायण झा हो गए, मनोज पांडा हो गए, एनी मैथ्यू जॉर्ज हो गए, और सौम्या कांति घोष, और आपके पांडे जी एक थे। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन मेंबर है कौन नहीं, ऐसे करके, ठीक है। आई थिंक जो पांडे जी हैं वो सेक्रेटरी हैं इसके, जो पांडे जी हैं वो सेक्रेटरी हैं। मेंबर तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये फुल टाइम मेंबर नहीं है, सेक्रेटरी हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे एनी मैथ्यू जॉर्ज हो गए, अजय नारायण झा हो गए, मनोज पांडा हो गए, ये फुल टाइम मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोबेल पीस प्राइज फॉर 2023 इज और आर करेक्ट? कौन से इनमें से सही है? तो 2023 का जो नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी, ये स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, 2023 का नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी, सही है, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी वॉज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हर स्ट्रगल टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान एंड ईरान। अब यहाँ पे ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि मतलब आपको ये बताया जा सके कि नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, वो तो बताना पर्पस है ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सीजीएल मेंस तक में मतलब पूछ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन, तो वो तो हम अभी देखेंगे पूरी लिस्ट। लेकिन नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड क्यों मिला, मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि मतलब एक इंसान नरगिस मोहम्मदी US तक तो बेचारा भाग गया यहाँ से,
है ना, अफ़गानिस्तान से यूएस तक तो कुछ कर नहीं पाया, पीस ला नहीं पाया। नरगिस मोहम्मदी पीस ले आई अफ़गानिस्तान में भी और ईरान में भी। थोड़ा सा मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब पढ़ के अगर आपको लगे कि इलॉजिकल टाइप है, ऐसा नहीं कि यार हमने पढ़ा ही नहीं नरगिस मोहम्मदी को किस लिए मिला था किस लिए नहीं मिला था, तुरंत उस पर कंक्लूजन पे नहीं आ जाना है। ठीक है, आप इसको प्राइमा फेसी मत अटेम्प्ट करो, बाद में जब सेकंड राउंड में हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार एक सिंगल पर्सन अफगानिस्तान ईरान दोनों में पीस लेके आया, और अगर इतना बड़ा इंसान है जो अफगानिस्तान ईरान दोनों में पीस लेके आया तो आपने उसका एटलीस्ट नाम तो सुना होता इतना। अगर इतना ही बड़ा कोई पर्सनैलिटी है जो अफगानिस्तान और ईरान में होगा तो ऑब्वियस बात है काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी होगी। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने वेमेन के लिए काम किया था, वेमेन राइट्स के लिए काम किया था ईरान में, इसके लिए इनको मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अच्छा, आपको ये क्या पता है, आप आई थिंक पता होगा कि नोबेल जो प्राइज़ होते हैं हमारे जो डिफरेंट उसमें मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मेडिसिन में मिलता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में, तो ये सारे जितने होते हैं हमारे, सिर्फ पीस को छोड़ के इनको स्वीडिश एकेडमी देती है। पीस वाले को कौन देता है, यानी स्वीडन देता है बाकी सबको, लेकिन पीस वाले को और कहीं की एकेडमी देती है। वो कहाँ की एकेडमी है, हिंट है आपके लिए, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो चलिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में बात करें तो कैटलीन कारिको और ड्रेव वेस्टमैन को मिला है। ऐसे याद कर लो, मैन और मैन काटा मैन, ऐसे मैन काटा, ऐसे करके कुछ याद कर लो सो दैट आपको बस याद आ जाए वहाँ पे किस लिए ये जो mRNA वैक्सीन्स इन्होंने डेवलप करी थी कोविड के टाइम पे, कोरोना जब का टाइम था, उस समय mRNA वैक्सीन्स काफ़ी धड़ल्ले से बनी थी, तो उसमें इन लोगों का रोल था। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो पीर अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस एंड एन ह्यूलियर, इनको मिला था फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर दी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। केमिस्ट्री के लिए बवेंडी, ब्रूस और एकीमोफ। कुछ भी आप बस दो तीन चीज़ें या तो फिर याद कर लो, मोंगी, लुइस और एक्से, कुछ भी आपको बस वहाँ पे याद आ जाना चाहिए। फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, और आपको पता होना चाहिए ईयर 2025 हैज़ बिन अनाउंस्ड एड ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। आपको पता है ना, ये 2024 का ईयर ऑफ कैमलिट्स था, 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स था। लिटरेचर के लिए अगर बात करें तो जॉन फॉस को मिला फॉर इज इनोवेटिव प्लेस, ये तो नहीं पूछेगा ये वाला इनका किस लिए मिला। पीस वाला जो है ये देता है कौन, नॉर्वे की जो अकेडमी है वो, नॉर्वे को ही हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि का सूर्य का देश बोलते हैं। नरगिस मोहम्मदी को फॉर आर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वेमेन इन ईरान एंड फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। एंड इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो क्लॉडिया गोल्डिन को मिला फॉर हैविंग एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स, कि किस तरह से वेमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कफोर्स में, उस पर इन्होंने काम किया था क्लॉडिया गोल्डिन ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DDU-GKY इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो खुद से और फिर मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर ये कैसे नाम रखते हैं, चीकू वीकू नहीं रख सकते तो ये आपके लिए लग रहा है, अब जैसे हो सकता है कि ये लोग जब सुनते हो अपन लोगों के नाम हैं अभिषेक, राहुल, है ना कि नहीं, तो हम लोगों के नाम अजीब से लगते हैं इन लोगों को। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसके थ्रू कोई नॉलेज इम्पार्ट करना मेरा पर्पस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हमें नॉलेज शेयर नहीं करनी है। तो फिर हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये मान लेते हैं एकदम आ गया, हमें कुछ नहीं पता DDU-GKY क्या है, तो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ी क्या बुद्धि लगाई जा सकती है इसमें। पहली बात तो नॉट करेक्ट पूछा है, ब्लंडर नहीं करने, हमें ये ध्यान रखना है, ना सिर्फ जीके के लिए बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान रखना है। और ये मैं इस तरह से बोलता हूँ कि आपको हमेशा जैसे ही आपको थोड़ा अवेयरनेस आए तो ब्रीदिंग पे फोकस कर लें, ठीक है, कि थोड़ा सा ब्रीदिंग पे। काफ़ी लोग जो मुझे बोलते हैं कि सर एकदम से एंग्जाइटी होने लगती है पेपर देते देते, तो थोड़ा ब्रीदिंग पे वो कर लेंगे तो आप फिर से प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट करेक्ट हमने मिस कर दिया, छोटा सा कुछ मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, वो बाद में बहुत रिग्रेट होता है हमें कि यार मतलब आज चेन्नई में पड़े हुए दिल्ली हमारा होम टाउन है, वहाँ से छोड़ के चेन्नई में पड़े हुए, काश वो गलती हमने ना करी होती, तो वो फिर रिग्रेट्स आते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। हमें नहीं पता है तो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी कंक्लूजन पे आएंगे कुछ। इट इज़ फॉर रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज, इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। स्किल ट्रेनिंग की कुछ बात हो रही है और रूरल के जो गांव के जो यूथ हैं उनके लिए बात हो रही है, सो दैट उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और ट्रेनिंग इसमें गवर्नमेंट एजेंसी करेंगी, है ना। यही तो हमें पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कीवर्ड आप देखिए, इट रिलाइज एंटायरली,
एक्सट्रीम कीवर्ड है कि नहीं है? यानी पूरी तरह से इसमें जो स्किल ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट एजेंसीज ही करने वाली हैं पूरी तरह से। यानी कि आप खुद ही सोचो कि ये जो काम होते हैं, अब नौकरी कौन देगा? ये अगर किसी का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है, तो क्यों लेती है? कि सो दैट कि भाई हमारे गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ही ना रहें, इनको कुछ स्किल डेवलप हो और प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं। क्योंकि अभी क्या है, अभी ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि इसमें स्किल गैप होता है कि जो स्किल डिमांडेड है मार्केट में और जो आपके पास है उसमें देर इज़ अ गैप, उसको फिल करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेट है उसको पता है ना कि किस तरह की हमें नीड है, तो उसकी हेल्प लेगी ना गवर्नमेंट की, इनको सिखाओ वही वाली स्किल जो तुम्हें चाहिए है। तो ये है डी। यहाँ पे क्या कीवर्ड है? एंटायरली, पूरी तरह से, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये एक कीवर्ड था, इस वजह से गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन? तो अभी पीएम मोदी ने विजिट किया है ना। रेल फोर्स वन, आपने सुना होगा नाम, रेल फोर्स वन यूक्रेन की एक स्पेशल ट्रेन है, उसमें पीएम मोदी ने विजिट किया। और रशिया यूक्रेन तो न्यूज़ में रहते ही हैं, तो इनमें से कौन सी बॉर्डर नहीं करती है? तो ये हमारा यूक्रेन है। और एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, रशिया और यूक्रेन को कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा जल अमरुमध्य है जो अलग करता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे कि आप एक इन कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाईली इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसे याद करो स्टोरी को। एक भूखा रशियन पोलर बियर है, यानी कि हंगरी रशियन पोलर बियर है, ठीक है? पोलर बियर है, हु इज़ रोमिंग इन स्लो मोड, हु इज़ रोमिंग इन स्लो मोड। कहाँ पे? यूक्रेन में। स्लो मोड इन यूक्रेन, ऐसे करके याद कर लो। तो यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज हम इसके थ्रू याद रखेंगे। हंगरी से हंगरी हो जाएगी आपकी, रशियन से रशिया हो जाएगा, ठीक है? इमोशंस को कंट्रोल किया करो अपने। पोलर की अगर बात करें तो पोलर से क्या हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। बियर से क्या हो जाएगा? तो बियर से, बी से यहाँ पे कोई सा तो देश होगा, बियर से बेलारूस होगा, ठीक है? बेलारूस। रोमिंग से रोमानिया हो जाएगा, ठीक है? और स्लो से स्लोवाकिया हो जाएगा, और मोड से हो जाएगा मोल्दोवा, ठीक? तो ये कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। तो पोलैंड है, मोल्दोवा भी, रोमानिया भी, लिथुएनिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? और रशिया की ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है, थोड़ा सा देख लेना, सारी तो आप रट नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेना अगर ऑप्शन एलिमिनेशन में आ जाए। और एक चीज़ कि रशिया और यूक्रेन को कर्च स्ट्रेट अलग करते हैं, कर्च स्ट्रेट है, कर्च जलडमरुद। इंडिया और पाकिस्तान को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है, ज़रा बताइए? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट वो एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम और दो लैंड मासेस को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन से दो लैंड मासेस हैं जिनको अलग कर रहा है कर्च स्टेट? रशिया और यूक्रेन को। पाक स्टेट है, पाक जलडमरुमध्य, जो इंडिया और श्रीलंका दो लैंड मासेस को अलग करता है और बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से जोड़ता है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। और ये कैस्पियन सी ध्यान रखिएगा, जो ये जो कैस्पियन सी है ना, ये लैंड लॉक जो सी है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को हम तारीख से याद करते हैं, तारीख, TARIK। तो के से हो जाएगा आपका ये कज़ाकिस्तान, ठीक? आई से हो जाएगा ईरान, आर से हो जाएगा देख सकते हैं रशिया, ए से हो जाएगा एज़रबाईजान। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एज़रबाईजान कहाँ पे है, ये रहा आपका एज़रबाईजान, ठीक है? एज़रबाईजान ये बॉर्डर कर रहा है। और टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, तो ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक? तुर्कमेनिस्तान, एज़रबाईजान, रशिया, ईरान और कज़ाकिस्तान ये बॉर्डर करते हैं कैस्पियन सी को। ये है आपका ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में भी देखेंगे तो यहाँ पे टर्की है, ठीक है? जॉर्जिया है, यूक्रेन है, रशिया है। तो रशिया कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रहा है, ब्लैक सी को ही बॉर्डर कर रहा है, ठीक है? रोमेनिया है और बुल्गारिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मौद्रिक नीति के साधन हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। करिए विचार और आंसर दीजिए जल्दी से। रशिया रेड क्यों है? अरे भाई कोई कलर तो होगा ही। आप सर आई वॉन्ट टू क्लियर माई डाउट्स, प्लीज़ मेरे को नंबर दे दो। नंबर तो देखो नहीं है कोई ऐसा डायरेक्ट।
लेकिन आप यहीं पूछ सकते हो, आपका फेवरेट स्टूडेंट्स लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अभी तो एक भी देख रहा है, हम आफ्टर 20 लोगों के लिए, मतलब क्या लिख रहे हो भाई? नहीं दे रहे हैं हम आफ्टर 20 लोगों के लिए, क्या लिख रहा है भाई? तो कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली बात, ये होता क्या है? तो ये हमें पता है कि जब हमारी आरबीआई को, दैट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है इकोनॉमी से, मार्केट से, तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, MPC। 6 मेंबर की कमेटी है, वो ये डिसाइड करती है कि रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्या करना है, क्यों। वो ये देखती है जैसे मार्केट में डिमांड जनरेट करनी है, कम करनी, जैसे अब फेस्टिव सीज़न आने वाला है, 1 महीने बाद फेस्टिव सीज़न आने वाला है आपका, 1 महीने भी पूरा बाकी नहीं है, फिर 1 ही महीना रफली मान लो फेस्टिव सीज़न, नवरात्रि, देन दशहरा, दिवाली सब आने वाला है एकदम। तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट या फिर आरबीआई क्या चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्च करें, डिमांड बढ़े। तो अगर ये चाहती है तो वो कैसे करेगी? तो उसके लिए कुछ टूल्स का यूज़ करती है। उन टूल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन टूल्स को, एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव, और दूसरे को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, इसमें जैसे आते हैं हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन जरा बताओ कितने प्रकार के होते हैं? या फिर तुम ये छोड़ दो, अभी ये तो बता दो, चलो ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको ऑर्डर में थोड़ा सा देखते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, यानी कि संवैधानिक तरलता अनुपात। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स। और एक, चलो ठीक है, इतनी चीज़ समझिए आप। ये CRR SLR क्या होते हैं आप जानते हैं कि आरबीआई बैंक्स को ये बोलती है कि आपको जितना भी पैसा मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का सर्टेन पार्ट आपको हमारे पास एज रिजर्व रखना है, ठीक है, कैश के फॉर्म में। SLR क्या है कि आपको कुछ पार्ट जो भी आपका NDTL का है वो हमारे पास रखना है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, इन इसके फॉर्म में रख सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इसमें ब्याज मिलेगा। बैंक रेट कौन सा रेट होता है आपको पता है? जिस रेट पे बैंक लोन लेने जाती है आरबीआई के पास, रेपो रेट, सेम वही चीज़ होती है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है, जहाँ पे आरबीआई बैंक्स को फेवर करती है कि आप हमारे पास जो आपका पैसा है, कैश है, उसको पार्क करो हमारे पास डाल दो उसको, हम आपको ज़्यादा बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट देंगे। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म ओवरनाइट लोन जिसको हम बोलते हैं, तो ओवरनाइट लेंडिंग जो है इसके इस रेट के थ्रू करी जाती है। क्लियर? अब अगर आरबीआई को क्या करना है, पैसा घटाना है इकोनॉमी से, तो इन सबको इंक्रीज़ कर देना है। क्या कर देना है? इन सब को इंक्रीज़ कर देना है, बिना ज़्यादा अपना दिमाग लगाए हुए कि रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रिवर्स रेपो रेट को तो डिक्रीज़ करना पड़ेगा ना। ये सब मैं लॉजिक समझा चुका हूँ, जो यहाँ पे मैं डीप में अब नहीं जाने वाला हूँ, तभी मैंने बोला पीछे चीज़ों को रिवाइज़ करिए। या फिर अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें तो आप FRB को पकड़ लीजिए, या फिर अगर आप SSC GK बैच 2.0 में हैं तो उसको पकड़ लीजिए, जो भी आपको पकड़ना है, ठीक है। FRB आपका फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है माइंड मैप के थ्रू, तो आपने उसको पकड़ लिया। अब वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए, अगर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट में कमी है तो FRB भी अवेलेबल है, बैच भी अवेलेबल है, जिससे आपको सीखना है। यहाँ पे मैं काइंड ऑफ रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। बताऊँगा मैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपको डीप में समझना है किसी चीज़ को तो वो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्या है कि आप सब बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोलते हैं हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इसी को ही बोलते हैं डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका जो उल्टा होता है, व्हेन वी डिक्रीज दीज रेट्स, इसको बोलते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आती है इतनी बात? ठीक है। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं, OMO कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक तो होता है आउटराइट परचेज और दूसरा होता है रेपो।
कभी आपसे पूछ ले कितने तरह के होते हैं तो बोला 2 तरह के। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। आउटराइट परचेज में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग होती है, या तो बेचा जाता है या खरीदा जाता है बाई आरबीआई। कब और क्यों, तो भाई ये मैंने लॉजिक आपको समझाया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, और अगर आपके हाथ में पैसा है तो आपके हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे 2 लोग होते हैं, ये आरबीआई होता है और ये हम कॉमन पीपल हैं। तो जिसके हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उसके दूसरे वाले के हाथ में पैसा होगा। समझिए आप इसको कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज दी मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग दी बैंक रेट। मनी सप्लाई को क्या आप इंक्रीज कर सकते हैं? गलत बात है, अभी तो मैंने आपको बताया। अगर आपको मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, मनी सप्लाई को आपको कम करना है तो आप इन रेट्स को बढ़ा दो, सबको बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आपको ये उल्टा लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज दी मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। अब सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो लोगों से सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रहा है, यानी उनसे बोले लाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें दो, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारे हाथ में क्या रहेगा, तो बोलता है ये लो पैसा लो, यानी कि तुम्हारे हाथ में ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी या पैसा होगा, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक उसको सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो उसके सेल ही कर रही ना, नहीं परचेज कर रही, तो परचेज कर रही है तो उसके अवज में पैसा देना होगा आपको, और जब आपको पैसा देगा तो वो पैसा ले जाके तुम मार्केट में उसको उड़ाओगे, कपड़े खरीदोगे, कहीं पे धंधा बनाओगे, कुछ करोगे, पैसा जाएगा इकोनॉमी में, इन्फ्लक्स हो रहा है, यानी ये डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि यहाँ पे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, यस। तो 2 और 3 हमेशा हमें ध्यान में ये रखना है कि ये जो काम होता है आरबीआई कब करता है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे समझ लो कि चीज़ों के दाम बढ़ना, तो अगर बहुत दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो रेट्स को बढ़ा देता है, सिंपल क्लियर। बाकी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब सीखेंगे हम आगे। क्वालिटेटिव ये होते हैं, क्वालिटेटिव में डीप पे नहीं जाना होता है हमें, बस नाम पता होने चाहिए। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जैसे हम घर का राशनिंग करते हैं, कितना पैसा हम इस बार खाने में खर्च करेंगे, इतना पैसा हम घूमने में खर्च करेंगे, इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, तो राशन हम करते हैं। वैसे ही आरबीआई क्या करती है, सर्टेन अमाउंट इज फिक्स फॉर इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एंड अदर पर्पस, कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना पैसा डालेंगे, इसमें इतना पैसा डालेंगे, ठीक है। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन इज इंक्रीज फॉर अननेसेसरी सेक्टर्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है जब हम लोन लेने जाते हैं तो उस समय कुछ मार्जिन मेंटेन करके चलना होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम 10 लाख की गाड़ी खरीदने, या फिर हम 10 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमसे बोला जाएगा कि आप कुछ गिरवी रखिए। गिरवी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में कोलेट्रल, वो गिरवी आपका 15 लाख का होना चाहिए जो भी आप गिरवी रख रहे हैं, यानी 5 लाख का यहाँ पे मार्जिन रखा जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट को मान लेते हैं, आरबीआई को, नॉट गवर्नमेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल होते हैं ये आरबीआई यूज़ करती है। जो गवर्नमेंट यूज़ करती है ना, गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती घटाती है, अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लोगों के हाथ में पैसा कम हो, डिस्पोजेबल इनकम कम हो, तो वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, सिंपल। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कर रहा है ये काम, इसलिए इसको फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मैंने क्या किया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट अब बढ़ा दिया कि 10 लाख का कुछ लेना है तो 20 लाख का तुम्हें गिरवी रखना होगा, नहीं मैंने बढ़ा दिया। तो अब लोग कम लोन ले पाएंगे, कम लोगों के हाथ में पैसा जाएगा और इन्फ्लेशन काउंटर हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, तो आपको कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है। जब आपको कुछ लेना है, मान लेते हैं 10 लाख का लोन आप ले रहे हो, तो आपको कुछ तो डाउन पेमेंट करनी होगी कि भाई आप मान लेते हैं आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो भाई 1 लाख का तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब मैं बोल दूँ नहीं 2 लाख का करना पड़ेगा, तो लोग अब कम यहाँ पे होंगे जो लोन वगैरह लेंगे, सारी चीज़ें। मॉरल सुएशन क्या होता है, सेंटियापा भी इसको बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर आरबीआई ने कुछ बढ़ाया घटाया है तो वो बैंक को बोलती भाई तुम भी तो बढ़ाओ घटाओ यार, हैं, तो उसको पास ऑन तो करो लोगों पे। और एक चीज़, फाइनल चीज़, एंड दैट इज़ कि अगर कभी पूछ ले कौन से 2 रेट होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द कॉल मनी रेट। जो कॉल मनी रेट होता है, कॉल मनी रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जिससे कि बैंक लोग आपस में लोन लेते हैं। आपस में लोन लेते हैं, हाँ आपस में लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको सीआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। क्यों मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो आरबीआई ने देख लिया ना तो निकाल के और डंडा ही डंडा मारेगा इनको।
पेनल्टी लगा देगा इन पे। तो इनको CRR और SLR मेंटेन करना होता है डेली बेसिस पे। तो अगर मान लो कि इनका नहीं मेंटेन हो पाया तो ये दूसरे बैंक से बोलेंगे भाई यार तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा पड़ा हमको दे दो। तो वो जिस रेट पे देता है उसको कॉल मनी रेट बोलते हैं। तो वो किस रेट पे उठाया जाता है, तो वो दो रेट हैं MSF और RRR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट। ये जो MSF होता है रेपो रेट से यूजुअली 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25% ज़्यादा होता है। ठीक है, तो MSF और RRR ये डिटरमाइन करते हैं क्या, कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द कॉल मनी रेट। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के रिगार्डिंग यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा है, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो अब देखो बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, जो कुछ लोग कमेंट में मतलब ये स्लो क्यों हैं, वो क्यों हैं, ये क्यों हैं, 26 तक नहीं रुक पा रहे थे भाई, मतलब तुम ये लक्षण नहीं होते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लक्षण नहीं होते, इतना तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि कौन स्टूडेंट बाद में सिलेक्शन लेके जाता है, टॉप रैंक निकाल के लाता है। वो शांति से पढ़ता है, डाउट होता है वो पूछता है और उसका आंसर और फीडबैक, अगर कुछ है भी चीज़ तो वो उस चीज़ को, वो ये नहीं कि 26 तक नहीं रुक पा रहे थे ये वो फालतू का। भाई ये मुझे वो लग रहा है कि आप इस लेक्चर को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप Tier 1 क्लियर करने वाले हैं। आप ऐसे बिहेव मत करिए, ठीक है, क्योंकि लक्षण नहीं होते हैं टीयर जो सिलेक्ट होते हैं फाइनली। वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं। नॉर्दर्न बॉर्डर्स का मतलब क्या है? नॉर्दर्न बॉर्डर्स का मतलब है कि जो हमारे उत्तरी बॉर्डर्स हैं, उत्तरी बॉर्डर्स मतलब जो हमारा इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उनको बोलते हैं। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो कितने, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पता है आपको, CGL 2022 में Tier 1 में पूछा जा चुका है। 3 सेक्टर में डिवाइडेड है ये। एक तो यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर है जो आपका ये लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड वाला पार्ट है, एक सेंट्रल सेक्टर है जो आपका सिक्किम वाला पार्ट है, और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर है जो अरुणाचल वाला पार्ट है। तो इनके अराउंड पास इन बॉर्डर्स में जो भी हमारे विलेजेस हैं उसको डेवलपमेंट करने का ये प्रोग्राम है। कौन कौन से हमारे स्टेट इसमें कवर्ड हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हो गए, और लक्षद्वीप और हमारा UT है लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे जो विलेजेस हैं उनको डेवलपमेंट, यानी इन 4 राज्य और एक UT में कि जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलप करने का या फिर वहाँ के विलेजेस को डेवलपमेंट करने का ये पूरा प्रोग्राम है। 2022-23 के जो बजट था उसमें इसको अनाउंस किया गया था। ये एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, कैसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये एक आपकी स्कीम है। ठीक है, तो इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड विलेजेस। यस, फेयर्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट्स एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड। यस, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहता था कि ठीक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब आप समझते होंगे कि सिर्फ वहाँ की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फंडिंग नहीं रहेगा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करने वाली है इसमें। तो मेन ये भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्यों गलत हो सकता है। मान लो आपको नहीं पता है, डाउट हो रहा है, फेयर, फेस्टिवल, स्पोर्ट मीट ये होगा नहीं होगा, तो अगर हम विलेजेस को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, ना सिर्फ हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वहाँ के यूथ और वुमेन को, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनकी डेवलप करेंगे, बल्कि फेयर, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट ये भी करेंगे सो दैट वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, टूरिज्म प्रमोट हो। समझ रहे हैं आप? तो ये एक तरह का जर्नलिस्टिक, आप सोचिए क्यों गलत हो सकता है। जनरली वो गलत होते हैं जहाँ कोई डेटा फैक्ट लिखा हुआ है कि ये स्कीम इस साल लॉन्च हुई थी, या फिर इसमें इतना रुपए अलग से कॉर्पस निकाला गया है, कोई फैक्ट लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, या फिर कोई एक्सट्रीम कीवर्ड लिखा हुआ है। ना तो यहाँ नंबर है, कोई फैक्ट है, ना कोई यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ना तो एक्सट्रीम कीवर्ड है, तो फिर क्यों गलत होगा? अगर आपको इसमें पंट लेना है कि भाई दूसरा होगा नहीं होगा, मुझे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, पहला तो सही है मुझे पता है, दूसरे में तो भाई कि गलत होने का इसमें कोई लॉजिक मतलब वो समझ नहीं आ रहा, तो ये जनरली सही होते हैं इस तरह के स्टेटमेंट। आंसर वुड बी बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट PM जनमन स्कीम? ये भी मुझे लग रहा है कि इस बार आपको रखा हुआ दिख सकता है ये क्वेश्चन आपके CGL Tier 2 में। ठीक है, मुझे इसके काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। करिए।
कैलाश ब्रो BGMI खेलो, क्या चल रहा भाई कमेंट में, क्या BGMI खेलो और NTPC की PDF हिंदी में, तो हाँ यहाँ डलवाते हैं उसको भी, ठीक है। तो PM जनमन स्कीम, अब जनमन क्या है, जन से है जनजातीय, जनजाति कहाँ है, ये है, मुझे पता है, मतलब ठीक है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इतना आसान नहीं होता है एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में इन चीज़ों को पकड़ पाना, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, फिर कैसे सोचा जा सकता है अगर नहीं पता है। वैसे तो ये कोई सालों पुरानी स्कीम नहीं है, नवंबर 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, विच स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, न्याय महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसके मतलब इसमें नोडल एजेंसी है, फिर नोडल मिनिस्ट्री है मोटा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और नवंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसी तरह के आजकल हमारे स्कीम के नाम से होते हैं, जनमन निधि है ना, तो इस तरह के, तो थोड़ा सा उसमें कुछ मतलब देखा करिए, उसमें हिंट आपको मिल जाती है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान का, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र था। तो अगर हम बात करें 12th 5 ईयर प्लान की, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, या फिर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ रिलायंस ये था 4th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। 4th 5 ईयर प्लान आपको याद होना चाहिए। 3rd 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ था, प्लान हॉलीडे आ गई थी 1966 से लेके 69 तक, 66 से लेके 69 तक, 3 साल तक प्लान हॉलीडे चली थी। क्यों? क्योंकि 3rd 5 ईयर प्लान वॉज एन अटर फेलियर। टारगेट रखे थे 5.6% का, अचीव कर पाए थे मात्र 2.4%। क्या कारण थे? एक तो फेमाइन आ गया था, दूसरा हमारा एक चाइना के साथ वॉर हो गया था 62 में, और पाकिस्तान के साथ 65 में हो गया था, जिसकी वजह से वो एक फेलियर हो गया था। तो 3 प्रमुख कारण थे ये। तो हमने प्लान हॉलीडे किया। तो अब हमें समझ में आया कि यार हमें ग्रोथ तो करनी ही करनी है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करनी है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ये बेस था आपके गडगिल फॉर्मूले पे, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपने, गडगिल फॉर्मूला ध्यान रखना, प्लस ये आपका बेस था रुद्र एलन मॉडल पे, रुद्र एलन मॉडल पे बेस था ये। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको 4th 5 ईयर प्लान में, कि इसमें टारगेट तो रखा था 5.6% का, अचीव किया था 3.3%। हाँ 5.6% 3rd वाले में भी टारगेट रखे थे, अचीव 2.4% कर पाए थे। यहाँ पे भी वही सेम टारगेट रखे, अगेन 3.3% ही अचीव कर पाए थे। क्लियर इतनी चीज़? इसी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक्स नेशनलाइज हुई थी। और इसी वाले में ही क्या हुआ था, इसी वाले में ही ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। किस ईयर लॉन्च हुआ था स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, ये तो बहुत आसान है, FWP। इस तरह से हम लोगों ने कीवर्ड बिठा रखे हैं अपने, सीधा मारते हैं हम लोग। क्या? 7th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी के टाइम पे, याद है? 7th 5 ईयर प्लान FWP। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ये है आपका, जिसको हम ग्रोथ विद सोशल जस्टिस भी बोलते हैं, दैट इज़ आपका 9th 5 ईयर प्लान का टारगेट है ये, 9वां। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। ध्यान रखना जो 11th वाला था ना, 11th, उसका जो टारगेट था दैट वाज रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और जो 12th वाला था, 12वां 5 ईयर प्लान था, इसका टारगेट था रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है इतनी चीज़? तो रैपिड इंक्लूसिव 11th का, और 12th का रैपिड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 2007 से लेके 2012 तक का, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2012 से लेके 2017 तक का। लेकिन आपको पता है 2014 में सरकार बदल गई, तो सरकार ने 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया, प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया जो इसको इम्प्लीमेंट करता था, और इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया था।
ठीक है, तो अभी के लिए इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, बाकी हम सारे धीरे धीरे इस तरह से 5 ईयर प्लान कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। भाई मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ भाई, यूनिक। हाँ, मेरे हिसाब से तो अथीस्ट होना चाहिए जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है। बचपन में तो यही पढ़ाया गया था। बाई गॉड तो मेरे हिसाब से दूसरा होता है, मतलब बाई गॉड आई थिंक वो होता है जो कट्टरपंथी टाइप होता है। बाई गॉड वही होता है आई थिंक, बाई गॉड है ना। अथीस्ट होगा इसका आंसर। लेकिन ये तुम ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछ रहे हो और स्पैम किए जा रहे हो उतनी देर से। न्यू बैच कल अनाउंसमेंट होगा। चलो भाई, ये लेक्चर निट्टो क्यों है? क्योंकि ये डिट्टो है। चलो विच आर द फॉलोइंग नॉट कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? भुगतान संतुलन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं एक तरह का। किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड होता है किसी, मतलब रिकॉर्ड होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोरोइंग लेंडिंग, ये सब जो करती है वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको भुगतान संतुलन बोलते हैं। इसमें दो हेड्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं विजिबल्स, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं सामान को। इनको जिसको हम टैंजिबल भी बोलते हैं, छू सकते हैं इनको, इसलिए टैंजिबल। इनको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या आप मेरी टीचिंग को देख पा रहे हो? नहीं, सिर्फ सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, आपके दिमाग में जा रही है। आपको कोई सर्विस मिल रही है, बैंकिंग सर्विस मिल रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल रही है, तो उस चीज़ सर्विस को आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। आपको डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तो आप उस चीज़ को छू नहीं सकते हो। डॉक्टर को छू सकते हो लेकिन उसकी ट्रीटमेंट, तो वो सारी चीज़ें देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो इन्हीं को विजिबल इनविजिबल बोलते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो कि हमारे आते हैं, जिसमें कि रेमिटेंस आते हैं। रेमिटेंस आई होप जानते होंगे आप, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं विदेश में और वो भारत में जो पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया नंबर 1 पे आता है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें यूएस से आता है और सेकंड नंबर पे मैक्सिको है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक तो जैसे हमारा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर उसी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर एफआईआई बोलते हैं। बोरोइंग एंड लेंडिंग कैपिटल अकाउंट में आता है आपका। बोरोइंग और लेंडिंग आता है आपका, जो बोरो करती है गवर्नमेंट और या फिर किसी को देती है, ठीक है। एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं वो भी अभी देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आसानी से हम कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है। कॉमर्शियल बोरोइंग भी होता है। इनविजिबल्स, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये आता है आपका करेंट अकाउंट में। एक्सटर्नल असिस्टेंस भी आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। व्हाट इज दिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के 5 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन शॉर्ट फॉरेक्स लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? इसके कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट। दूसरा होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तीसरा होता है आरटीपी, रिजर्व ट्रैंक पोजीशन। और चौथा होता है गोल्ड रिजर्व्स। किसी कंट्री के पास कितना फॉरेक्स है वो 4 चीज़ों से डिटरमाइन होता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है? तो कोई भी कंट्री जब गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करती है, जैसे भारत ने गेहूं बेचा, ठीक है, मान लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे, तो उससे उसको जिसको भी बेचे वहाँ की करेंसी आई ना हमारे झोली में, आई कि नहीं आई, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। जैसे कुवैत को बेचा तो कुवैती दिनार आ गया, सऊदी अरब को बेचा तो वहाँ की रियाल आ गई, तो वो सब जो आ गया हमारे पास उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट, सिंपल। एसडीआर क्या है? ये 5 करेंसी से मिलके बना हुआ है। जापान की येन, चाइना की रेनमिनबी, और पाउंड स्टर्लिंग आप कर लीजिए ब्रिटेन की, और यूरो हो जाएगी आपकी कहाँ की, जो आपका यूरोपियन यूनियन है वहाँ की, और पाउंड हो गई, यूरो हो गई, और यूएस डॉलर को तो हम भूल ही रहे हैं, ठीक है, यूएस डॉलर। तो ये 5 करेंसी का वेटेड एवरेज होता है, काइंड ऑफ, मतलब करेंसी नहीं है, बस इनका वेटेड एवरेज, ऐसे ध्यान रखो। आरटीपी, रिजर्व ट्रैंक पोजीशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एक चीज़ ध्यान रखना, एसडीआर को पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो आईएमएफ के पास हमें कुछ कोटा रखना पड़ता है। कोटा इन दी सेंस कि जैसे आरबीआई बैंक को बोलता है कि हमारे पास सीआरआर और एसएलआर रखो, तुम अगर कोई तुम्हें इमरजेंसी में नीड होगी तो हमारे पास से ले जाना आके, ठीक है। तो आईएमएफ भी वैसे ही बोलता है कि हमारे पास कुछ चीज़ पैसा रखो और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बेल आउट करेंगे यही पैसा तुम्हें दे के, ठीक है। तो ये आरटीपी होती है। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड सिंपल गोल्ड होता है। गोल्ड भी एक फॉरेक्स होता है। जैसे आपने अभी सुना होगा, अभी न्यूज़ में था कि इंडिया ने 100 मेट्रिक गोल्ड को किस कंट्री से वापस इंडिया बुलाया है। 100 मेट्रिक टन गोल्ड को कहाँ से उठा के इंडिया ले आए हैं हम? तो ये कंट्री है यूके, ठीक है। ब्रिटेन से उठा के हम इंडिया में ले आए हैं। तो ये फॉरेक्स होता है। असीम स्टैंड्स फॉर व्हाट? असीम का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक मैं आपको एक और नई ट्रिक या फिर नई निट्टो सिखाना चाहता हूँ कि ये इस तरह क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। हाँ, 1944 में बिल्कुल ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में रोनी कोलमैन, तुम मुझे ये बताओ, तुमको समझ नहीं आया क्यों? ये जो एफसी वाला है, तुम नए स्टूडेंट तो नहीं हो, काफ़ी पुराने हो हैं, तुमको ये कैसे समझ नहीं आया? क्या किसी ने क्या कुछ क्वेश्चन पूछा था? एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में आपका आईएमएफ बना था और हमें कब बेल आउट किया था? हमको बस एक ही बार ज़रूरत पड़ी थी 1991 में, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था 1991 के टाइम पे, 1990-91 के टाइम पे, ठीक है। अगला प्रश्न फेंको पंकज जी, लो आप पॉज कर लो, फेंकने की क्या ज़रूरत है। असीम, अब यहाँ पे असीम क्या है, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय का मतलब है कि मतलब जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी दे रहा है। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंटरप्राइज मीडियम, ऑटोमेटिक स्किल्ड एम्प्लॉयर मिशन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑड वन आउट। आत्मनिर्भर 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 ऑटोमेटिक, ऑड वन आउट। स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मेजरमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, स्किल्ड एम्प्लॉय एंटरप्राइज मैपिंग, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंटरप्राइज, ऑड वन आउट। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मेजरमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ऑप्शन ए या बी में होगा। अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का क्या करेंगे? दोनों को मिलाना है साथ में, जिसको जॉब चाहिए और जिसको जॉब देनी है, तो उनका नापेंगे क्या नापेंगे भाई? उसका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का मैपिंग करनी है, उनकी मैपिंग का मतलब ये होता है दोनों को मिलाना। जैसे लिंक्डइन आपने प्लेटफॉर्म सुना होगा, लिंक्डइन पे क्या होता है? जिसको नौकरी देनी है, जिसको नौकरी लेनी है, सब वहाँ पे होते हैं, तो वो मैपिंग। तो इस तरह का गवर्नमेंट ये पोर्टल है असीम। अब हंसी आ सकती है आपको इस तरह की उसमें कि ये कौन सा लॉजिक है? जो लॉजिक है सो है, आपको यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए उसको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ अगर आपको सही लगे, जो आपको नहीं लग रही तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मेरे हिसाब से ये अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन में ये काम कर जाती है ट्रिक, ठीक है। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। मैं कोई मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी के ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑड वन आउट, इस टेक्निक को बोलते हैं ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट किया और उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नहीं मेजर किया जा सकता है। जैसे हाइट मेज़र की जाती है, जैसे अब किसी को नौकरी दी जाती है तो उसमें फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं कि नहीं, हाइट ये सब मेजर करते हैं, तो वही है। तो ये चीज़ है कि बाद में आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाइए एलिमिनेशन करने के बाद कि क्या हो सकता है, लॉजिकली सोचिए। फिर उसके बाद 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको भी आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। CAPF के लिए चलो, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि हुआ क्या था, एक बार अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट आया था 1919 में। इसको हम जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से, क्योंकि सिडनी रॉलेट ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था, काला कानून, क्योंकि इसमें 2 साल की जेल थी बिना वकील अपील दलील के। सीधा अगर आप मतलब ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा पाया भी गया कि आप एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो भी आपको तुरंत जेल हो जाएगी। तो ब्लैक एक्ट बोला गांधी जी ने, और गांधी जी ने इसको लेके
सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना। ब्लैक एक्ट बोला था इसको गांधी जी ने, और गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर दिया। जब सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर दिया तो हमें पता है कि सैफुद्दीन और किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट हो गई। फिर 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो गया, ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ इमीडिएटली तो ये हुआ कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी, जरा बताइए। हु रिनाउंस द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड हु रिनाउंस द टाइटल ऑफ केसरे हिंद, जो उनको बोर वॉर्स के टाइम पे मिला था, केसरे हिंद। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको वापस कर दिया और इसको गांधी जी ने वापस कर दिया, जिनको बोर वॉर्स के टाइम पे साउथ अफ्रीका मिला था। ये तो इमीडिएट रिस्पॉन्स था, ठीक। और जलियांवाला बाग हमें पता है कि जनरल E.M. डायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, और उधम सिंह जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के कहते हैं इंग्लैंड में, उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या करी थी, ठीक। अब इसके बाद जो लॉन्ग टर्म ये वो हुआ था कि इसे एक में मूवमेंट लॉन्च हुआ था जिसको हम जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में 1920 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको गांधी जी ने मर्ज कर दिया था खिलाफत आंदोलन के साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ। खिलाफत 1919 में 1919 में शुरू हुआ था। इसको लीड किया था अली ब्रदर्स ने, मौलाना अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों लोगों ने इसको लॉन्च किया था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बैठी थी 1919 में दिल्ली में, और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि खिलाफत हम लॉन्च करेंगे, और इनको गांधी जी ने भी एड्रेस किया था। देन गांधी जी ने मर्ज कर दिया हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इतनी चीज़ क्लियर। जरा बताइए सेम टाइम पे यहाँ पे इस वाले रीजन में कौन सा रेबेलियन चल रहा था सेम टाइम पे, ठीक। तो इसमें क्या हुआ था, हमने बॉयकॉट करना, हमने बोला कि हम सारी चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, हम चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे। तो बॉयकॉट करेंगे गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, ठीक है। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रीच डाउन टू विलेजेस एंड द मोहल्ला लेवल, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क। मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और उसमें फिर दारू बेचेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स गिवन बाय दी, वही बॉयकॉट करेंगे और टाइटल्स वगैरह दे देंगे। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा मूवमेंट जिसको लीड कर रहे हैं गांधी जी, उसमें क्या कानून को हाथ में लिया जाएगा? क्या कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण जमाने का प्रयास करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे? नहीं। गांधी जी का तो यही था कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें आप ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको ये जब तक पता नहीं होगा ये तो हमने पढ़ा नहीं ये वो, ठीक है। आप ऑड वन आउट करिए कि गांधी जी किसी मूवमेंट को अगर लीड कर रहे हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है एंडोर्स किया गया था नागपुर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें, और यहाँ पे बात कही गई थी कि हम अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल पे जाएंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल हम लोग करेंगे। और एक चीज़ एंड दैट इज़ ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है और जो बॉयकॉट है, फिर हमें इसके बाद पता है कि गांधी जी क्या होती है 4 फरवरी को 4 फेब 1922 को क्या हो जाता है, चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। चौरी चौरा यहाँ पे इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और उसके बाद उनको जेल हो जाती है। उसके बाद का जो चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी बनती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नहीं तो अभी आज ज़्यादा हैवी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा लिमिट करते हैं यहीं तक, ठीक है। मप्पिला मैंने इसीलिए रखे, तो 15 ही क्वेश्चन थे लेकिन 15 में ही काफ़ी हो गया। मप्पिला रेबेलियन ये कब हुआ था आपका 1921-22 में, ठीक। आगे बढ़ें। विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, मानव शरीर में कौन सी कोशिका में, अच्छा ये बता दें क्या स्वराज पार्टी के बारे में, चलो थोड़ा सा ही तो बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिंक्ड है ना चीज़ें। चौरी चौरा जब हत्याकांड हुआ था, गांधी जी विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जब गांधी जी जेल चले गए तो उन्होंने ये बोला था कि भाई इसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इस जो हत्याकांड हुआ है, और इसके लिए मैं जो भी मुझे पे सज़ा दी जाएगी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो गांधी जब जेल चले गए तो 2 पार्ट में कांग्रेस बट गई। एक ने बोला कि भाई जो बॉयकॉट वगैरह कर रहे थे, काउंसिल्स का बॉयकॉट कर रहे थे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे और बॉयकॉट करके कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, तो उसको आगे कैरी रखना है या फिर इसको नहीं रखना है। तो एक बोल रहा था कैरी रखना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहना है, बॉयकॉट को कंटिन्यू रखना है। एक बोल रहा था नहीं, अब बॉयकॉट को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तो जो बोल रहे थे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है उनको बोला गया प्रो चेंजर्स, और जो बोल रहे थे नहीं वो सेम चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए उनको बोला गया नो चेंजर्स। इन्हों प्रो चेंजर्स ने आपकी एक पार्टी बना ली जिसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी, या फिर पूरा नाम है इसका ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी।
किसने बनाई इसको? 1923 में, 1923 में गया सेशन जो हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ही ये डिसाइड हुआ कि भाई ये प्रो चेंजर सब अलग से काम करेंगे, हम अलग हैं तुम अलग हो, ऐसा टाइप। ठीक है, ये कांग्रेस का डिवीजन नहीं हुआ था जैसे 1907 में सूरत में हुआ था, लेकिन उसी के अंदर रह के ही काम कर रहे थे, लेकिन एक काइंड ऑफ इंटरनल डिवीजन हम बोल सकते हैं, अंदर ही अंदर था, लेकिन बाहर से देखने में सब एक ही थे। स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे और मोतीलाल नेहरू पहले इनके सेक्रेटरी बने थे। नेहरू जी के पापा थे ये, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, और इसमें अजमल खान भी थे। नो चेंजर्स ने कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस किया। प्रो चेंजर्स का क्या था कि हम एंड और मेंड करेंगे काउंसिल को, काउंसिल में जाएंगे या तो उनको ख़त्म करेंगे या तो चेंज लाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी बात को रखेंगे। गांधी जी ने पहले प्रो चेंजर्स का अपोज किया, लेकिन बाद में उन्होंने, आपको पता ही 1923 में पार्टी बनी, 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? बेलगांव में, जो कि एकमात्र सेशन था, इट वाज दी ओनली सेशन जिसको कि गांधी जी ने प्रेसाइड किया था, और उसमें इन्होंने बोला कि ठीक है, प्रो चेंजर्स भी अपना काम विद इन द कांग्रेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या? RBCs, रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स या फिर बाकी ये देख सकते हैं आप, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये किस शेप में है जरा बताएंगे? ये रेड ब्लड सेल्स का कौन सा शेप है? तो देखिए, जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है लिक्विड कंपोनेंट और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है ये होता है प्लाज्मा, ये ब्लड का टोटल 55% होता है, 55%, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है। अच्छा, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। अब इसमें जो वाटर होता है ये रफली 92% तो वाटर ही होता है प्लाज्मा में। ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा इसको, काफ़ी किल्लत थी इसकी। सॉलिड पार्ट में अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBCs, रेड ब्लड सेल्स, ये किस शेप की होती हैं? जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बाई कॉनकेव डिस्क शेप, ठीक है। WBCs जो होती हैं ये आपकी मतलब सर्कुलर हो सकती है, मतलब इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता इनका, ठीक है। RBCs के अगर फंक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये भाग लेती हैं। और लेट मी टेल यू, ये जो पूरा सॉलिड पार्ट है ब्लड का, विच इज़ 45% ऑफ एंटायर ब्लड, इसमें से मोस्टली आप ये मान लो 99% तो RBCs ही होती हैं, ठीक है। और RBCs में ही न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इनको हीमोग्लोबिन अटैच करके रखना पड़ता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को अटैच करके हर एक सेल तक दे के आता है, सो दैट वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकें। तो उसको स्टोर करने के लिए न्यूक्लियस को हटा देता है, ऐसे याद करो, ठीक है। इट इज़ द एक्चुअल रीज़न। WBC की अगर बात करें तो ये एक तरह का डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। डिफेंस इन द सेंस कि हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, इसीलिए इनको सोल्जर बोलते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। और जो प्लेटलेट होती हैं इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। RBCs की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। WBCs की अगर बात करें तो 12 से लेकर 20 दिन का इनका टाइम स्पैन होता है। और प्लेटलेट की अगर बात करें तो लगभग 5 से 10 दिन का सबसे कम इनका होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होती हैं? RBCs ही सबसे ज़्यादा नंबर में आपकी देखने को मिलती हैं। RBCs को ही हम जानते हैं इराइथ्रोसाइट्स के नाम से, अगर कभी पूछ ले इस तरह से, इराइथ्रोसाइट्स। WBCs को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से, ठीक है। आई थिंक आपको इस चीज़ें पता होंगी, आप में से काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें। और ये जो ल्यूकोसाइट होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं WBCs के पार्ट? मोनोसाइट होती है और लिम्फोसाइट होती है और बेसोफिल होती है, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। इन सब का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। अभी तक ऐसा SHSC ने कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, तो इसको हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आपकी, जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती हैं, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी मसल सेल्स और ये सब जो हमारी स्केलेटल सेल्स होती हैं, कार्डियक सेल्स होती हैं, सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल
रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, करिए। साइंस वीक है तो वीक है तो स्ट्रांग करो ना उसको, पढ़ के स्ट्रांग होगी, ऐसे बोलने से थोड़ी ना होगी। अब ये ब्लड का कंपोनेंट है तो ब्लड को एकदम रट्टा मार लो कि क्वेश्चन आ जाए। तो और ब्लड क्या है हमारा, ब्लड किस तरह का टिश्यू है, ब्लड एक किस तरह का टिश्यू है ये आपको बताना है। और ब्लड सर्कुलेशन जो है जिसको हम रक्त परिसंचरण बोलते हैं, इसकी खोज किसने करी थी, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी। और ब्लड ग्रुप भी बता देना, वैसे ब्लड ग्रुप को हम अलग से पढ़ेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन ध्यान रखना, विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और अगर हम बात करें टिश्यू की तो ये एक तरह का कनेक्टिव संयोजी ऊतक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि हमारे लिगामेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कौन कौन से होते हैं हमारे, चलो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, ठीक है, ये तो सॉलिड हो गए। जैसे कि ब्लड है ये तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसे लिम्फ होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो होता है ये आपका WBC इसमें होती है, RBC नहीं होती है, नो RBC। ये भी कलरलेस टाइप होता है, ये कोई RBC नहीं होती इसमें, WBC होती है। ये भी WBC की तरह ही डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ये किसको किससे जोड़ता है, लिगामेंट और टेंडन किसको, तो इसको हम याद करते हैं MTB। M से मसल, T से टेंडन और B से बोन। मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन और बोन से बोन का जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। इसी तरह हमारा कार्टिलेज भी होता है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ नोज हो गया, नाक में, ईयर में, ठीक है। ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि बहुत कठोर भी नहीं होती हैं बोन की तरह और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होती हैं स्किन की तरह, ठीक है। चलिए द लास्ट, इसका क्या आंसर होगा कि यूज ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। में से सही कौन सा है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, अपने आप से डिग्रेड नहीं हो पाती हैं ये। आज भी जो पहला प्लास्टिक बना था इस वर्ल्ड में वो आज भी मौजूद होगा यहाँ पे। इन पे ऐसा नहीं कि हमारे जो डेट्रीवोरस होते हैं फंगस बैक्टीरिया, ये काम कर करके उसको सड़ा के मिट्टी में मिला देंगे, नहीं, ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गेट रिलीज्ड। अब देखो, डू नॉट गेट, डू नॉट हैव, ये भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी नॉट, डू नॉट, ये होता ही नहीं है। जहाँ पे भी नॉट इस तरह से आपको दिखे, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। जनरली चांसेस होते हैं कि वो गलत होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा गलत होगा, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। दे डू नॉट गेट रिलीज इन टू वाटर एंड फूड। क्यों नहीं, जो ये प्लास्टिक है ये माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में वाटर हमारे टेबल में जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, वो फूड चेन में एंटर कर जाएगा। और अब तुम मुझे ये बताओ कि फूड चेन में अगर कोई टॉक्सिक चीज है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच रही है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, हिंट है, बी से नाम शुरू होता है, बायो। याद करो क्या बताया था मैंने, दे डू नॉट हैव एनी, देख रहे हो, एनी बताया था शुरू में ही, पहले ही सवाल में बताया था, एनी, ऑल, नन, ऑलवेज, नेवर, ये एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, जनरली गलत होते हैं। दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, इनमें इनसे कोई ह्यूमंस को हार्म ही नहीं होता, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बायो, आई थिंक हाँ सभी ने लिखा, पुनाडा, हरीश, अविनाश, सब ने सही लिखा है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये पेड़ पौधों में आ गया कोई टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, उसको बकरी ने खाया, फिर गाय ने खाया, भैंस ने खाया, ठीक है, वो उसमें एंटर कर गया, अब वो दूध निकला, दूध में आ गया, वो फिर हम में आ गया, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल इस तरह से आ रहा है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि किसी चीज़ को, मान लेते हैं कि ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, उसमें पेस्टिसाइड थे, उसको खा लिया, मान लेते हैं किसी ने रैबिट ने, किसी ने रैबिट को मार के खा लिया ह्यूमंस ने, तो वो ट्रॉफिक लेवल से जो ट्रांसफ़र होता है उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि उसी ट्रॉफिक लेवल में, जैसे मैंने खाया तो मेरी बॉडी में वो हर टिश्यू में फैलता जा रहा, एक्यूमुलेट होता जा रहा, बायो एक्यूमुलेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, वो एक से दूसरे में, ठीक है। लेक्चर होता है ख़त्म। आज कंप्यूटर को लेके आपको एक वीडियो मिलेगा, ओरिएंटेशन टाइप क्लास होगी कि कैसे अमन सर ही आपकी वो क्लास डालेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कि कैसे वो चीज़ें कवर करवाने वाले हैं, कैसे आपको रत्ती भर भी कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच, पीसी बैच में, दैट इज़ परमार कंप्यूटर बैच या फिर पर्सनल कंप्यूटर बैच में आपको करवाने वाले हैं। ज़ीरो से हीरो बना देंगे आपको एकदम, ठीक है। और क्या, और ये आपको पता है कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी इसका,
टाइमिंग क्या होगा इसका? टाइमिंग आई थिंक 8 बजे रहेगा, 8 या 8:30, देखते हैं जैसा भी होगा। 8 या 8:30 पे इसका टाइमिंग रहेगा, 8 या फिर 8:30 PM पे। क्लियर है? और ये अमन सर आपकी क्लास लेने वाले, मंडे से क्लास होगी। बाकी लाइव रहेगी यूट्यूब पे, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चली जाएगी एप्लीकेशन पे, वहीं पे क्विज़, वहीं पे नोट, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑलराइट, बाकी कुछ आपको क्वेरी रहती है तो ये नंबर है, मेरा नहीं है, ठीक है। आपका ये क्वेरी मतलब कुछ भी आपको एप्लीकेशन में कुछ ऐसा रिलेटेड डाउट है, इशू है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। पहला निट्टो का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। अगर आपको इसमें मतलब इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलर आप नहीं रहेंगे तो फिर वही है कि धीरे धीरे, ठीक है, और थोड़ा सा बिलीफ रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट। हाँ मुझे Tier 2 की तैयारी करनी है, रोमा काद्यान जी बोल रहे हैं। PYQ सीरीज़ इनफ है क्या? और मैंने आपकी रेलवे की सीरीज़ शुरू कर दी है, वो क्या वो करूँ या PYQ सीरीज़? आप एक सीरीज़ को पकड़ो, उसको अच्छे से करो रोमा काद्यान जी, ठीक है। PYQ सीरीज़ को पकड़ लो, उसी को अच्छे से करो। Tier 2 के लिए कर रहे हो तो उसका जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो अवॉइड करना, मतलब कर सकते हो लेकिन स्टैटिक से बहुत ही लीस्ट चांसेस है कि Tier 2 में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंसस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा, लेकिन बाकी फोक डांसेस, फेस्टिवल डांस, इनसे काफ़ी कम या फिर ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कंपोनेंट आप छोड़ सकते हो। और या तो आप FRB भी कर सकते हो, फ्री रिवीजन बैच। FRB को आप पकड़ के अच्छे से कर लो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। FRB कर लो और निट्टो में रेगुलर रहो। 2 दिन हमारा ये लेक्चर रहेंगे। आज मैंने 15 क्वेश्चन लिए। हाँ अभी तो है 2 दिन, जैसे अब बैच मतलब डेट आपकी आ जाएंगी तब तो हम थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, लेकिन 2 भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे और जो हम लोग पहले कर चुके हैं या फिर आप लोग मतलब पहले कर चुके हैं जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहना। मैं बता रहा हूँ कुछ ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इट इज़ दी मोस्ट सिंपल मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। बाकी आप 10 जगहों से पढ़ लेंगे, उससे आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है कि यहाँ से पढ़ लें वहाँ से पढ़ लें, नहीं होने होती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वही मैंने आपको बताया, मुझे करवाने को तो मैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन आपकी क्लास चलाता, ठीक है। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा और कोई एकदम, हाँ किसी ने कुछ लिखा था कि सर कुछ ऐसा लिखा था सर, कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब कुछ ऐसा टाइप कि तड़कता भड़कता टाइप कुछ लाइए ना, तो वही तड़कते भड़कते सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया उसी से होगा, ठीक है। सर बैच नेम बोलो, जुआ केसरी बैच। मुझे डीप में पढ़ना है, जीके फॉर मेंस कहाँ से पढ़ूँ? SSC वॉरियर तो आप बैच से पढ़ सकते हैं। वैसे तो बैच नया कल आने वाला है, लेकिन वो मेंस तक थोड़ी ना ख़त्म होगा, मेंस से काफ़ी आगे तक चलेगा, ठीक है। तो और अपनी आप पेस से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। वहाँ मैं जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगा उसी से करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डेड बैच है SSC GK बैच 2.0 जो पिछला वाला था, इसी को आप अच्छे से कर लीजिए। जो प्री कम मेंस बैच था, ये भी जो आने वाला है प्री कम मेंस फॉर 25 के जो हमारे SSC के एग्ज़ाम्स है उसके लिए है। तो ये जो आपका है 2.0, अगर आपको डीप में ही पढ़ना है तो आप यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं। परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ऑलराइट सर जी, एक्ट का एक PDF लाइक FRBM एक्ट एक्सेट्रा, एक्ट का एक PDF लाइक, अच्छा ठीक है मोनू। निट्टू के नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाकी नोट्स का थोड़ा देखना पड़ेगा। बताता हूँ नोट्स का बाद में, ठीक है, कि कैसे कहाँ पे मिलेंगे आपको। बैच नेम परमार बेरोजगार युवा कल्याण योजना, तो क्या हो जाएगा? PV भाई कुछ नहीं रहेगा, तुम मत मेरा दिमाग खाओ, हैं तुम लोगों से नाम तो बताया नहीं जाएगा, जानने के अंट संट नाम बता रहे उस दिन से। परमार GK बैच 3.0 इसका नाम रहेगा, ठीक है। तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, रहने दो। कोई बोलता है ओही बैच नाम रखो, कोई बोलता है पहला बैशाख नाम रखो। हाँ होगा तो सबसे होगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। ये भी है। ठीक है जाएं, हाँ जाओ। पंकज की छुट्टी भाई, सब लोग रास्ता देंगे, पंकज को जाना है। मम्मी उसकी मम्मी याद कर रही होंगी उसकी, मतलब वो उसको मम्मी की याद आ रही है, तो जाने दो उसको, है ना। कनपुरिया बैच पंकज बोल रहे हैं, हाँ। PYQ सीरीज़ की करेंट पढ़नी है, नहीं पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, पढ़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो और पुराना होगा, और हमें पता है जितना पुराना होता है करंट अफेयर SSC के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना।
सर नापने जाना, अच्छा क्या दूध नापने जा रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे दूध वगैरह का बोलते हैं ना कि दूध नापाओ जाके। जीवन सुधारो मतलब जो नहीं भैंसों का दूध निकलता है तो जो लोग बेचते हैं तो वो बोलते हैं ऐसे लीटर वीटर लेके। कितने लोग के होता है अभी? कभी कभी पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है बैच। अच्छा बैच का नाम है भोजपुरी बैच। बस बस रहने दो तुम लोग, बस बस। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, आंसू नहीं खून निकलने लगेगा। ज़्यादा मैंने बैच के रिकमेंडेशंस के नाम सुने अगर, तो अब मैं नहीं देख पाऊँगा ये, है ना। सर औरंगज़ेब के साथ बस 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 बस। औरंगज़ेब कैसा आदमी था, जानने वालों की जलाएंगे बैच। अच्छा ब्लैक स्क्रीन रखिएगा किसकी? चलिए भाई थैंक यू, अब ज़्यादा नहीं। दीवाने परमार और दीवाने खास। अच्छा है मैं अंधा हूँ। थैंक यू। बाकी आपको थोड़ी देर में एक रील मिलने वाली है, वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है उस पर, ठीक है, तो वो देखिएगा।